स्कूटर्स की 125 सीसी सेगमेंट में सुजुकी एक्सेस 125 काफ़ी जाना माना नाम है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं। आज हम इस सुजुकी एक्सेस 125 का जो 2020 में लॉन्च हो चुकी है इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिव्यू लेने वाले हैं। मार्केट में कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला जो इस गाड़ी को यूज़ कर चुके हैं या फिर टेस्ट राइड लेकर लौटे हैं। ऐसे कई सारे लोगों से रैंडमली बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं। उन्हीं पॉइंट्स की मैंने एक समरी बनाई है और वही समरी आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि अपने चैनल की पहचान ही है। मेरे सारे वीडियोस ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो आज भी हम यही जानेंगे इस गाड़ी को चलाने में कैसा फील होता है, चढ़ान पर ये कैसे चढ़ती है, ब्रेकिंग्स कैसे काम करती है, लोड के साथ ये कितने स्पीड में चल सकती है या फिर पिकअप कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, तरह तरह की बातें। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। लुक्स पे ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है, ये सब्जेक्टिव मैटर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका लुक आपको कैसा लगता है आप खुद मुझे कमेंट में बताना। बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो आफ्टर ऑल सुजुकी की गाड़ी है, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में सुजुकी काफ़ी अच्छा जो है प्रोवाइड करता है। मटेरियल जो भी यहाँ पर लगाया गया है, जैसे प्लास्टिक मटेरियल है या फिर आयरन मटेरियल है, जो स्विचेस की क्वालिटी है, जो ग्लास यहाँ पर मिल रहा है हेडलैम्प का, उसके बाद जो स्टील मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा गया है, एल्यूमिनियम जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा गया है, फैब्रिक मटेरियल जो आपको दिख रहा है ऊपर की साइड में। तो ये तरह तरह के जितने भी मटेरियल मिक्सचर्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं बेहतरीन है, A1 क्वालिटी के है। थोड़ा सा डिसअपॉइंट यहाँ पर होता है वो सीट के अंदर का जो स्टोरेज है, वहाँ का जो प्लास्टिक है वो कुछ हद तक लूज या फिर थोड़ी और अच्छी क्वालिटी वहाँ पर इंप्रूव हो सकती थी। उसके अलावा ओवरऑल गाड़ी में कहीं पर भी आपको कॉस्ट कटिंग नज़र नहीं आती है। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ये गाड़ी सुजुकी प्रोवाइड कर रहा है। मेन मुद्दे की बात आती है वो है हैंडलिंग में ये गाड़ी कैसी है, यानी कि चलाने में कैसी फील हुई है। मार्केट में जितने भी लोग मिले उन सभी से बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके कर्व वेट की तो वो है 104 kg, 104 किलो का इसका कर्व वेट मिल जाता है। तो बॉडी टू वेट रेशो यहाँ पर अच्छे से मेंटेन है। वहीं अगर आप ओबड़ खाबड़ रास्तों में, खराब रास्तों में से चलाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है 160 mm का मिलता है। तो नीचे से कुछ भी हिट होने का चांस नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा विलेज या फिर पहाड़ वाले रास्तों पे इसे लेकर गए थे, तो उनके यहाँ से फीडबैक मिला हुआ है कि यहाँ पर नीचे से थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों का मानना है और अदरवाइज़ ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए बेहतर ही है। इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है, व्हील बेस 1265 mm है, उस लिहाज से टर्निंग रेडियस भी बेहतरीन ही है, अच्छा ही है। होंडा एक्टिवा 125 के मुकाबले अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सिमिलर ही मिल जाता है, अच्छा खासा है। टर्निंग रेडियस जितना कम होता है गाड़ी का उतनी ही गाड़ी बेहतर होती है सिटी राइड के लिए। उस हिसाब से ये भी आपको अच्छी है क्योंकि ये सिटी के लिए ही बनी है। तो सिटी में आप इसे आराम से चला सकते हो, जगह पर ही टर्न कर सकते हो। वही इसका जो पिकअप है, इनिशियल पिकअप, तो ये पहले से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कर दिया गया है। जब ये BS6 में आई हैं तो इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। पहले आपको जो कुछ सेकंड्स लगाता था 50 तक जाने के लिए, 40 तक जाने के लिए, ये अब उससे कम टाइम में पहुँच जाती है। अच्छा यहाँ पर पिकअप दिया जा रहा है। उसी के साथ अगर आप इसे सिटी में चलाते हो तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये सिटी राइड के लिए ही बनी है, तो ये बेहतरीन पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सुजुकी द्वारा। तो अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, बार बार आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है, ऐसे केस में भी आप इरिटेट नहीं होते हो। सीटिंग पोजीशन इसकी बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है। उस हिसाब से आप इसमें आराम से बैठकर चल सकते हो। सिटी में भी इरिटेट या फिर हेडेक नहीं होता है आपका। सिटी की बात हो गई। अब हाईवे पे अगर देख ली जाए तो ये गाड़ी 85 प्लस भी जो है कवर कर लेती है। 85 km/h का स्पीड भी ये अच्छे से कवर कर लेती है। उसके ऊपर भी कुछ लोग इसे लेकर गए हैं, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा इतने स्पीड पर ना ही जाए तो बेहतर है। स्कूटर है ये, यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग अगर लग जाती है तो स्किड हो सकती है। तो उस हिसाब से ये इतना km/h का स्पीड अचीव कर लेती है। 70-75 आप आराम से इसे लेकर जा सकते हो, क्रूज कर सकते हो लॉन्ग राइड पर भी। अब यहाँ पर कॉर्नरिंग की बात कर ली जाए तो ये उसके लिए बनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिगजैग अगर आपको थोड़ी बहुत चलानी पड़ सकती है, जैसे गड्ढे होते हैं बीच बीच में, तो इससे कुछ इस तरह से आपको अगर गाड़ी चलानी है तो वहाँ पर भी ये बेहतर साबित होती है। टर्निंग जो है इसकी अच्छी ही है। उस हिसाब से यहाँ पर कॉर्नरिंग भी थोड़ी बहुत आप कर सकते हो 45-50 km/h के स्पीड पर। साथ ही इसमें जो आपको CVT ट्रांसमिशन मिल रहा है तो ये पुलिंग पावर भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर दो लोग बैठे हैं सामने, जो फुट रेस्ट है आपका, पैर रखने की जगह है, वहाँ पर भी कुछ सामान वगैरह रखा है तो भी ये गाड़ी आराम से खींच कर लेकर जाती है। ऊपर भी अगर चढ़ान है ऐसे में भी गाड़ी आराम से खींच लेती है, आपको स्ट्रगल नहीं करती है या फिर स्पीड अपने आप कम नहीं होता है। जैसे
जैसे कुछ गाड़ियाँ होती है जो चलती है चढ़ान पर और थ्रोटल सेम जगह पर आपने पकड़ के रखा है, एक्सीलेटर, फिर भी स्पीड अपने आप कम हो जाता है, गाड़ी चढ़ने में थोड़ा स्ट्रगल करती है, वो वाला प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं मिला है। मोरल ऑफ द पॉइंट यही है कि हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, सभी मामलों में बेहतरीन साबित हुई है। कुछ दिनों के बाद और इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वीडियो आने वाला है, तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें अच्छे से कवर करके बता दूंगा। फाइनली आप ये समझ के चलो कि यहाँ पर नेगेटिव्स बहुत ही कम हैं इस गाड़ी के और पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा है। इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है ओवरऑल वो और भी अच्छे बनाते हैं इसके ट्यूबलेस टायर्स। इसमें फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं और रियर में आपको 90/100 सेक्शन के 10 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, जो कि अपना काम बखूबी निभाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है FI के साथ। ये अब की बार जो है दिया जा रहा है, जिसकी मैक्सिमम पावर 8.7 PS है और मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 10 Nm का है। तो इस लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी अच्छी पावर और टॉर्क आपको इस गाड़ी में मिल रही है। जैसे मैंने कहा, चढ़ान पर भी अच्छे से चढ़ जाती है। इसका इंजन काफ़ी साइलेंट लगा हुआ है इसके BS4 के मुकाबले। वही इस इंजन में अगर आप, मैंने कहा कि 85+ भी ये गाड़ी चली जाती है, तो ऐसे में भी वाइब्रेशंस या फिर हीटिंग के कुछ इश्यूज अब तक नहीं मिले हुए हैं। अब इस गाड़ी के सीटिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 733 mm की सीट हाइट आपको मिल जाती है। सीट तो वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है। अब अगर आपकी हाइट 5.2, 5.3, 5.4 फीट है तो भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह की आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। सीट कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो कि काफ़ी स्मूथ महसूस होती है। लॉन्ग राइड के दौरान भी आपको ये अच्छा एहसास दिलाने वाली है। पीठ में या फिर कंधों में जो दर्द होता है वो नहीं होने वाला है। सेगमेंट में आने वाली बाकी स्कूटर्स के मुकाबले इसकी जो सीट है वो थोड़ी लंबी भी है और थोड़ी चौड़ी भी है। तो अगर आप थोड़े मोटे हो तो भी आप इस गाड़ी पर आराम से चल सकते हो, चाहे आपका पिलियन हो या फिर आप राइडर खुद ही क्यों ना हो। वही कंफर्टेबल एबिलिटी की मैं बात कर ही रहा हूं तो नज़र डाल लेते हैं इसके सस्पेंशंस पे। यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशंस मिल रहे हैं। ये सस्पेंशंस वैसे हैं तो ठीक ठाक ही, लेकिन जब आप सिंगल पर्सन हो और थोड़ा सा ओबड़ खाबड़ रास्तों में थोड़ा भी आपने स्पीड बढ़ाया तो ये इतना अच्छा कंफर्टेबली वर्क नहीं करते हैं। फ्रंट सस्पेंशंस नो डाउट इसके अच्छे हैं। रियर सस्पेंशंस अगर आपके साथ पिलियन है तो एक अच्छा एहसास आपको दिलाते हैं। अब अगर आप सिंगल पर्सन हो तो कहीं ना कहीं स्टिफ नज़र आते हैं, वो वाला प्रॉब्लम आज भी इस गाड़ी में है। यहाँ पर आपको ड्रम और डिस्क 2 वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं। आपको CBS कंपलसरी यहाँ पर मिल रहा है, मतलब स्टैंडर्ड मिल रहा है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जिन्हें कहते हैं। तो अगला ब्रेक, पिछला ब्रेक लगाओ तो अगला भी फंक्शन में आ जाता है, ऐसा कुछ रहता है उसका। तो यहाँ पर डिस्क वेरिएंट अगर आप लोगे तो ब्रेकिंग थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर मिलती है ड्रम के मुकाबले, क्योंकि जैसे मैंने कहा 85+ भी ये गाड़ी चली जाती है, 80 किलोमीटर 85 km/h तक भी। तो ऐसे में अगर आपको ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर बारिश के दिनों में आप ऐसा करते हो तो ये स्किड होने के चांसेस है, क्योंकि यही नहीं और भी कई सारी स्कूटर्स है जो टायर्स छोटे होते हैं, इसलिए वो स्किड होते हैं। तो आप 60 से ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि बारिश के दिनों में डेंजरस जो है साबित हो सकता है। वही अगर आप इसकी नाइट में भी राइड करते हो, डार्क नाइट में भी आप इसे बाहर लेकर जाते हो, तो यहाँ पर जो LED हेडलैम्प आपको मिल रहा है वो भी बेस्ट ही है। काफ़ी अच्छी विजुअल एबिलिटी जो है उसका थ्रो दूर तक जाता है और अच्छा क्लियर रास्ता आपको दिखा देता है। इसी के साथ यहाँ पर अगर मैं इस गाड़ी के माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पर 45 से लेके 50 kmpl तक का माइलेज मिलता है। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, किस तरह से आप गाड़ी चलाते हो, रास्ते कैसे हैं, किसी को कुछ और ही मिलता है तो किसी को कुछ और ही मिलता है माइलेज। ये डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे। आपके पास अगर ये गाड़ी है और आप हमारे साथ माइलेज जो है वो शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। साथ ही अगर इसके रीसेल वैल्यू की बात कर ली जाए तो ये भी अच्छी ही है। सुजुकी ने एक ये ब्रांड बना कर रखा है जो एक्सेस है, इसने मार्केट में काफ़ी दिलों पर राज किया हुआ है, आज भी कर रही है। तो ये वैसे भी रीसेल वैल्यू डिपेंड करती है तब की कंडीशन पर, जब आप गाड़ी बेचने के लिए निकालते हो तब उसकी कंडीशन कैसी है, खोल रखी है नहीं, या फिर ठुकाई है कहीं पे, एक्सीडेंटल केस में फंस चुकी है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो अच्छी ही जो रीसेल वैल्यू है आपको मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 70 to 75,000 एक शोरूम प्राइस इसकी है। वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह अलग अलग होती है। मैंने जो बताई है एक शोरूम प्राइस बताई है, ऑन रोड प्राइस कुछ और ही होगी। तो आपकी तसल्ली के लिए आप नज़दीकी शोरूम में जाकर इसकी एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस क्या है वो पूछ सकते हो। फाइनली मोरल की ओर बढ़ लेते हैं, क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए?
क्या इससे बेहतर इस प्राइस रेंज में कोई ऑप्शन मार्केट में है या फिर नहीं है, या फिर ये गाड़ी अगर लेनी चाहिए तो किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अगर ये पर्सनली ये सवाल अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा ये बेस्ट पैकेज है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे ले सकते हो। किन लोगों के लिए लेना चाहिए, तो अगर आपकी सिटी राइड होती है, कभी कभार हाईवे राइड भी हो जाती है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट पैकेज है, आपको लेना चाहिए। ये लो मेंटेनेंस गाड़ी भी कही जाती है और काफ़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी इसकी रहती है। इसका कड़ा कॉम्पिटिटर है एक्टिवा 125 और इसके बारे में भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैं कंपेरिजन लेकर आने वाला हूँ, इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो। आज की डेट में अगर इस गाड़ी के ऊपर अगर मुझे कोई पूछे कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, तो सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो जी हाँ, आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। जापानीज टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन इंजन प्रोवाइड हो रहा है, स्मूथ इंजन मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, उसके बाद जो स्टोरेज स्पेसेस है वो अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है और जो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी बेहतरीन ही है। तरह तरह की चीज़ें हैं, तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ निगेटिव्स भी हैं जो कि अगली वीडियो में मैं बताने ही वाला हूँ। इस लिहाज से ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए। जाते जाते आपसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके सवालों के जवाब वहां पर भी दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।